नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। हम एम लक्ष्मीकांत या इंडियन पॉलिटी को लगातार लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारी इस श्रृंखला में ये हमारा चौथा वीडियो है। हमने अभी तक बात कर ली है हमारे संवैधानिक इतिहास की, हमारे वो सभी महत्वपूर्ण अधिनियम जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे और उनका जिनका हमने संविधान में इस्तेमाल किया था बनाते वक्त। दूसरा हमने देखा था हमारी संविधान सभा का गठन, और संविधान सभा से कई सारे पेपर में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हो, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हो, चाहे आप पैट की तैयारी करते हो, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो तो सभी ही एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है यदि वहाँ पर पॉलिटी पूछा जाता है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट। आज जो चैप्टर है इससे जुड़े कुछ अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं जो कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहले मैं उन्हीं को आपको क्लियर कराता हूँ, फिर मैं ये पूरा चैप्टर लेकर चलूँगा। देखिए, राष्ट्रपति का जो हमारे संविधान में प्रावधान है वो भाग 5 में है। भाग 5 में जो आर्टिकल 52 से 78 तक का मिलता है, इसको हम बोलते हैं संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका। और संघ की कार्यपालिका का सबसे प्रमुख जो व्यक्ति होता है उसी का नाम होता है राष्ट्रपति। अब आर्टिकल जो ये 52 है इसमें सीधा सीधा ये बताया गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे जो राष्ट्र के प्रमुख होंगे। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में बताया हुआ है। फिर आर्टिकल 54 में इनके लिए इनका जो चुनाव होगा, इलेक्शन होगा राष्ट्रपति का, वो किस प्रकार होगा उसके बारे में बताया है। फिर आर्टिकल 56 में है इनका कार्यकाल कितना होगा, टर्म कितनी होगी, ये चुने जब जाएंगे तो कितने समय तक के लिए चुने जाएंगे, तो इनका कार्यकाल। फिर आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है वो है 58, जिनमें योग्यता क्या क्या होगी, मतलब कौन राष्ट्रपति बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, ये सब अभी हम देखेंगे कौन बन सकता है कौन नहीं। उसके बाद जो आर्टिकल इम्पोर्टेंट है वो है आर्टिकल 7, जिसमें शपथ का प्रावधान है। देखिए, हर व्यक्ति जो अधिकारी या फिर बड़े किसी पोस्ट, संवैधानिक पोस्ट पे होता है तो उसको सलाह लेनी होती है, शपथ लेनी होती है। सेम उसी तरीके की शपथ यहाँ पर दी गई है। जो हम देखते हैं हमारी अनुसूची जो 3 है उसमें भी शपथ का प्रावधान है, लेकिन उसके अंदर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का नाम नहीं आता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। ठीक है। अगला जो अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है उसका अनुच्छेद नंबर 61। अनुच्छेद 61 में क्या है, इसमें राष्ट्रपति को यदि हटाना हो तो उन पे महाभियोग की जो प्रक्रिया चलती है, उस महाभियोग का प्रावधान किस में देखने को मिलता है, आर्टिकल 61। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक। उसके बाद अनुच्छेद जो 72 है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 72 जो अनुच्छेद है इसमें राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियाँ हैं, मतलब राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, मतलब किसको राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते, वो सब किस में बताया है, अनुच्छेद 72 में। ऐसे ही सेम टू सेम शक्तियाँ कुछ हिसाब में, मतलब 2 शक्तियाँ अगर हटा दें, मृत्युदंड और सैन्य क्षेत्र की जो शक्तियाँ हैं वहाँ क्षमा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को होता है। कुछ और ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जो राज्य का गवर्नर होता है या राज्यपाल, वो इसी की तरह की शक्तियाँ लेता है अपने, जैसे 161 जो उसका है राज्यपाल के लिए 161 मतलब 161, और राष्ट्रपति के लिए 72। दोनों का ही काम एक ही है, क्षमा करना कैदियों को या किसी भी जुर्म में। उसके बाद अनुच्छेद 74
जो राष्ट्रपति काम करता है वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता, उसको हर वक्त सलाह चाहिए होती है, उसी पर वो काम करता है, जिसका नाम है मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद एक होगी, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड हेल्प फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, इनकी मदद के लिए हमेशा मंत्री परिषद होगी। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 85 या 85। जो संसद का सत्र आहूत होता है, सत्रावसान होता है, जैसे संसद के 3 सत्र होते हैं, तो उन सत्रों को बुलाना, उनको स्थगित करना, ये सब किसका काम है? राष्ट्रपति का। तो सत्र बुलाना, जिसको आहूत करना बोलते हैं, सत्रावसान करना, ये सब कौन करता है? राष्ट्रपति। उसके बाद जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है राष्ट्रपति से जुड़ा वो है 201। ये 201 अनुच्छेद वैसे राज्यों से जुड़ा है। जैसे संसद कोई कानून बनाती है वो तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि किसी राज्य की विधानसभा का कोई कानून है या बिल है, वो वहाँ के जो राज्यपाल है उसने संरक्षित कर लिया, किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं या कोई संघ से जुड़ी ऐसी राष्ट्रहित की कोई चीज़ होती है, अगर इस पे कोई राज्य कानून बनाए तो वहाँ का जो राज्यपाल होता है वो बिल को क्या कर लेता है? रोक लेता है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। तो ऐसे कोई बिल जो आते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास आते हैं? 201 के तहत। उसके बाद एक अनुच्छेद है 108। वैसे ही संसद से जुड़ा अनुच्छेद है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति का रोल है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, जब कोई कानून एक संसद का, जैसे लोकसभा में कोई कानून पारित हो गया लेकिन राज्यसभा से वो पारित नहीं हो पा रहा है, कुछ भी ऐसा हो, तो दोनों संयुक्त सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का जो आह्वान होता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो वो इसी के तहत करता है। उसके बाद अनुच्छेद 110, इसको हम बोलते हैं धन विधेयक, मनी बिल या धन विधेयक। अनुच्छेद 110 के तहत, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर एग्जाम में कभी ना कभी पूछा जाता है। इनफैक्ट यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन आए हैं। धन विधेयक क्या होता है? भारत की जो संचित निधि होगी या कोई कर लगाना होगा, उन सब से जुड़ा विधेयक होता है, और उनसे जो भी ये विधेयक जो भी लाएगा वो राष्ट्रपति से पूछ कर लाया जाता है। पहली बात ये, बिना राष्ट्रपति से पूछे धन विधेयक नहीं आ सकता। दूसरी चीज़, ये केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अभी केवल आप 2 चीज़ याद रखें, जब हम संसद वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छे से करेंगे। उसके बाद एक अनुच्छेद है 112, जिसको हम बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल एनुअल स्टेटमेंट, जिसको हम बजट बोलते हैं। ये याद रखें, संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं है, हम उसको वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत बोलते हैं? 112। उसके बाद जो अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है वो है 123। ये ऑर्डिनेंस या अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी जो करते हैं राष्ट्रपति, वो अनुच्छेद 123 के तहत करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही अनुच्छेद, ऐसा ही अध्यादेश राज्य के राज्यपाल या गवर्नर भी जारी करते हैं, जो 213 के तहत जारी करते हैं। सब कुछ एक जैसे ही होता है। हम जब अभी राष्ट्रपति के बाद जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो राज्यपाल वाले ही पढ़ेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है इस चैप्टरों में, तो आप आसानी से दोनों चैप्टरों को कवर कर लें। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है 143, जो सलाहकारी है। मतलब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं ऐसे मुद्दे पर जो राष्ट्रहित के हों या कानूनी वाद विवाद से उन सब से जुड़े हुए हों। तो 143 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है उनसे क्या ली जाती है? सलाह ली जाती है। ये सलाह राष्ट्रपति मानने को बाध्य नहीं होते हैं, आप ये याद रखें। स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आर्टिकल्स आप याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे बनता है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति पूरे चैप्टर के अकॉर्डिंग।
पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति का चुनाव। जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव कैसे होता है, निर्वाचन किस तरह से होता है। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं, इनको जो लोग चुनते हैं वो कौन कौन हैं, तो वो हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। पहला याद रखेंगे, इसमें कोई भी अपॉइंटेड या नामांकित सदस्य भाग नहीं लेता है चुनाव में, ठीक है। दूसरा, राज्य विधायिकाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधायिकाएं, जैसे हमारे देश में 28 राज्य हैं, तो उन 28 राज्यों की विधायिकाओं में जो जो निर्वाचित सदस्य होंगे उन सभी का इसमें योगदान होगा। और उसके बाद यूटीज जो हैं, यूटी जहाँ पर विधानसभा है, अभी तो केवल 2 ही हैं, पुदुचेरी और दिल्ली, तो यहाँ के निर्वाचित सदस्य, मतलब इनकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये लोग क्या हैं, ये वो लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जब ये लोग चुनाव में हिस्सेदारी लेते हैं तो एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, निर्वाचक मंडल, और उसमें ये सब गुप्त मतदान करते हैं। मतदान किस प्रणाली से होता है, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, ठीक है, ये याद रखेंगे। जैसे राष्ट्रपति और इसी तरह से उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के जो मेंबर हैं इसी तरह से चुने जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया चुनाव। अब देखते हैं हम योग्यता कि कौन कौन राष्ट्रपति बनने योग्य है और कौन नहीं है। एलिजिबिलिटी क्या क्या है राष्ट्रपति बनने की, तो जो राष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी है लगभग उसी से मिलती जुलती राज्यपाल की भी है। जैसे आप भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत का नागरिक हो, उसके बाद आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, आप लोकसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हों, लोकसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हों, मतलब आपको लोकसभा मेंबर के रूप में चुना जा सके ये हो, और उसके बाद आप लाभ के पद पर ना हो, मतलब अगर आप किसी लाभ के पद पर हैं तो आप राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। देखिए, ये लाभ का पद किसी को नहीं पता ये क्या चीज़ है, क्योंकि संविधान में इसको भी ठीक से विस्तार में समझाया नहीं है या इसको परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, आप देखें। इसमें एक शब्द और है, दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया मतलब बैंकरप्ट हो गया हो, लोन लिया हो, ना चुका पाया हो, ऐसी कोई स्थिति। तो ये वो नॉर्मल सी है योग्यताएं। जैसे अमेरिका में कोई राष्ट्रपति बनना चाहता हो तो वो उसके पास ये होना चाहिए कि वो अमेरिका में जन्म लिया हो, मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति वही बन सकता है जो अमेरिका में पैदा हुआ हो, ऐसा भारत के साथ नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। हमने योग्यता देख ली, निर्वाचन देख लिया, अब हम देखते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का टर्म कितना होता है? जनरली जब भी इलेक्शन होता है तो राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। और राष्ट्रपति जो हमारे भारत के हैं ये कितनी ही बार चुने जा सकते हैं, मतलब अगर एक बार कोई राष्ट्रपति बन गया तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरी बार नहीं बन सकता, ये कितनी ही बार चुने जा सकते हैं। लेकिन जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वो केवल 2 बार चुना जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है सामान्यतः, फिर कितनी ही बार चुने जा सकते हैं। और कार्यकाल से अगर इनको हटाना है तो एक प्रक्रिया है महाभियोग की प्रक्रिया।
ठीक है। महाभियोग क्या होता है? जब राष्ट्रपति को हटाना हो तो क्या होता है, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। महाभियोग केवल और केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही लाया जा सकता है। संविधान के उल्लंघन। अब संविधान का उल्लंघन कैसे किया गया है, इसको भी नहीं परिभाषित किया संविधान ने। कुछ ऐसा जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, जनरली यही माना जाता है। तो संविधान का उल्लंघन यदि राष्ट्रपति ने किया है तो ऐसे सिचुएशन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है। इससे जुड़ी कुछ बातें हैं, जैसे महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये पहली बात, मतलब महाभियोग का जो भी प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में आएगा, और जो सदन होगा उसमें 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए इस प्रस्ताव पर। और ये जो भी प्रस्ताव लाया गया है इसकी पूर्व सूचना या इसके बारे में आपको राष्ट्रपति को बताना होगा 14 दिन पहले नोटिस देकर। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर जिस भी सदन में आया है उसमें 2/3 बहुमत से क्या किया जाना चाहिए, इसको पारित कर दिया जाना चाहिए। 2/3 बहुमत से जब ये उस सदन में पारित हो जाता है फिर ये जाता है दूसरे सदन में। जब दूसरा सदन भी इसको देखता है और पारित कर देता है तब ये जाता है सुप्रीम कोर्ट पर या सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट जैसे ये मैंने भी बताया पारित होगा, फिर दूसरे सदन में भी ऐसे ही होगा। अगर वो भी पारित कर देता है तो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट दी वो बाध्यकारी होगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट, जैसे देखिए राष्ट्रपति के अगर चुनाव में कोई भी डिस्प्यूट हो, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी डिस्प्यूट हो, या कोई भी ऐसी दिक्कत आए कि इनका इलेक्शन ऐसा हो गया जिसमें धांधली हुई हो या कुछ भी ऐसा जो विवादित हो, तो ऐसा कोई भी केस होता है तो वो कहाँ पर होता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट में नहीं होता। ठीक है। ये क्वेश्चन बना है कि राष्ट्रपति से जुड़े विवाद कहाँ जाते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं पहली चीज़। और उनका फैसला क्या बाध्यकारी होता है, तो हाँ बाध्यकारी होता है। और तीसरी चीज़, जब तक राष्ट्रपति का पद पर रहना था, मतलब राष्ट्रपति अभी पद पर काम कर रहा है और उसके खिलाफ विवाद सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बीच में राष्ट्रपति ने कुछ काम कर दिया और बाद में पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसका जो वो था पोस्ट थी उसको अवैध घोषित कर दिया, इलीगल घोषित कर दिया। तो जब तक वो पोस्ट पर था तो उसके द्वारा जो काम किए गए क्या वो मानने जाएंगे, तो बिल्कुल माने जाएंगे। मतलब राष्ट्रपति द्वारा किए कार्य मान्य होंगे। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा किए कार्य मान्य होंगे, लीगल होंगे। विवाद जब जितने भी दिन तक चले उस दिन के बीच में, जब तक राष्ट्रपति के पद पर वो व्यक्ति तो था ही, उसने काम तो किया ही, भले ही कुछ भी डिस्प्यूट हो और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हाँ इसने कुछ गड़बड़ की है तो हटाना चाहिए, तो कुछ भी हुआ हो, जो भी राष्ट्रपति उस पर बैठा हुआ है, पद पर है, वो जो काम कर रहा है वो लीगल माना जाएगा, मान्य माना जाएगा। ठीक है। फिर महाभियोग आपने देख लिया, महाभियोग क्या है। इस तरह से ये पूरा का पूरा पहला टर्म हमने कवर कर लिया। अब राष्ट्रपति का पदमुक्त कैसे होता है, मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिनमें राष्ट्रपति पद छोड़ देता है, अपनी पोस्ट छोड़ देता है। तो वो कौन कौन सी सिचुएशन होती हैं? पहली तो वो सिचुएशन है जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, 5 वर्ष का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल, उसकी जो टर्म है 5 साल की अगर पूरी हो गई तो उसके बीच में 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करा लेना चाहिए। तो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए तब वो उसकी पोस्ट खाली हो जाती है। दूसरी, यदि उसकी मृत्यु हो जाए, अगर वो मर गए किसी कारणवश तो उनकी पोस्ट खाली हो जाती है। फिर यदि वो त्यागपत्र दे दें राष्ट्रपति। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये त्यागपत्र किसको देते हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। देखिए, अगर लोकसभा का स्पीकर है तो वो त्यागपत्र देता है अपने उपाध्यक्ष को या डिप्टी स्पीकर को। यदि प्रधानमंत्री
महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं, इनमें से किसी का विवाद हो तो ये अपना इस्तीफा देते हैं या त्यागपत्र देते हैं इनको। कोर्ट में जो भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनके जो जजेस हैं, इनको अगर त्यागपत्र देना होता है तो ये भी देते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको देते हैं तो ये अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। ये क्वेश्चन बना हुआ है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। त्यागपत्र दे दे या फिर इन पर महाभियोग की प्रक्रिया चले और महाभियोग सिद्ध हो जाए। ये 4 सिचुएशन है जिनमें राष्ट्रपति की जो पोस्ट है वो खाली हो जाती है। तो अगर ऐसा हो, कोई राष्ट्रपति कार्यकाल में हो और अचानक मर जाए, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं ये बन जाते हैं राष्ट्रपति। ये कैसे राष्ट्रपति हैं, कार्यवाहक। कार्यवाहक मतलब परमानेंट नहीं है। अमेरिका में होता है कि यदि राष्ट्रपति मरा तो उपराष्ट्रपति परमानेंट राष्ट्रपति बन जाता है 4 साल का, जो भी टर्म उसका बचा हो। यहाँ पर भारत में ऐसा नहीं है। अगर राष्ट्रपति जी मर गए या पद पे नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाते हैं। ये कार्यवाहक होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। अब मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई कि राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब कौन बनेगा। तो ऐसी सिचुएशन एक बार आई थी 1969 में। थोड़ा मैं बैकग्राउंड में ले जा रहा हूँ। 1969 में क्या हुआ था, हमारे जो जाकिर हुसैन राष्ट्रपति जी हैं वो अचानक से अपने कार्यकाल के दौरान ही मर गए थे। तो जैसे ही वो मरे, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। अब राष्ट्रपति का पद जब खाली हो गया तो राष्ट्रपति का चुनाव होना था। तो उस समय कांग्रेस के अंदर ही 2 फाड़ हो रखे थे कांग्रेस के, मतलब विवाद हो रखा था। एक इंदिरा गांधी का, एक उनका बड़े बड़े नेताओं का अलग, जिसको सिंडिकेट बोला जाता था। तो हुआ क्या, नीलाम संजीव रेड्डी सिंडिकेट के नेता बनकर आए। तो इंदिरा गांधी उनको पसंद नहीं करती थी। तो नीलाम संजीव रेड्डी को हराने के लिए इंदिरा गांधी ने उस समय जो उपराष्ट्रपति थे जिनका नाम वीवी गिरी था, इन वीवी गिरी को बोल दिया कि आप भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ो। तो ये पहली सिचुएशन हमारे इतिहास में ऐसी आई कि ना हमारे पास राष्ट्रपति था और जो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, क्योंकि इनको त्यागपत्र देना पड़ता है तभी राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो इन्होंने भी क्या किया, त्यागपत्र दे दिया अपनी पोस्ट से। ना हमारे पास राष्ट्रपति थे, ना हमारे पास अब उपराष्ट्रपति थे। तो ऐसी सिचुएशन में एम हिदायतुल्ला ये उस समय भारत के चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैं क्या बताना चाह रहा था, यही बताना चाह रहा था कि जब राष्ट्रपति ना हो, उपराष्ट्रपति ना हो, तो भारत का शासन कौन चलाता है राष्ट्रपति के तौर पे, CJI, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और मान लो ये भी नहीं है, ऐसी सिचुएशन मान लो कभी आ गई कि ये तीनों ही नहीं है, तब कौन आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो CJI दिलाता है। CJI को कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। ये सब क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। देखो अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां हैं, वो क्या क्या शक्तियां यूज करते हैं, उनको देखते हैं। राष्ट्रपति की कई सारी शक्तियां हैं। पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी मतलब एग्जीक्यूटिव पावर, इनके पास क्या क्या है। तो देखिए, देश का जो पूरा शासन है वो किसके नाम पर चलाया जाता है, राष्ट्रपति के नाम पर। पूरे भारत का जो शासन चलता है किसके नाम पर चलता है, राष्ट्रपति के नाम पर चलता है। जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, अपॉइंटमेंट जो हैं, महत्वपूर्ण नियुक्तियां, जैसे PM की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी जिसको बोलते हैं उनकी नियुक्ति, या सारे मंत्रियों की नियुक्ति, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति, CJI की नियुक्ति, ऐसी बड़ी बड़ी नियुक्तियां हैं जो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। एक जो अभी करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट है, परिसीमन आयोग, इसकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। इन सभी नियुक्तियों में
जिनका नाम है राष्ट्रपति का है। फिर उसके बाद क्या है, जो वो है क्या नाम है, कमीशन है, संवैधानिक आयोग, संवैधानिक आयोग जैसे यूपीएससी है, ये सब जो भी होते हैं, इन सभी के जो अध्यक्ष हैं उन सब की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और इन सभी की जो रिपोर्ट है, जो ये रिपोर्ट भेजते हैं, ये सब भी संविधान में कौन रखता है या संसद में कौन ले जाकर पेश करता है, राष्ट्रपति पेश करते हैं। ये सब इनकी क्या है, कार्यकारी शक्तियां हैं जिनमें ये कार्य करते हैं। ठीक है, मैंने अभी बता दिया। इसमें SC ST आयोग वो भी शामिल है, ये सब भी इसके अंदर शामिल है। तो इन सब की रिपोर्ट्स वगैरह जो भी हैं ये सब कौन लाकर रखता है, संसद में राष्ट्रपति। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे राष्ट्रपति की विधायी शक्ति क्या क्या है। राष्ट्रपति की विधायी या लेजिस्लेचर पावर जो है वो किस प्रकार है। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में पहली विधायी शक्ति क्या है, संसद का सत्र आहूत करना हो तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अभी मैंने बताया सत्रावसान कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगर लोकसभा को विघटित करना हो, लोकसभा विघटित करनी हो तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। हालांकि इसमें सलाह चाहिए PM की, लेकिन करते राष्ट्रपति है। फिर उसके बाद जो भी कानून, मतलब जब संसद में कोई प्रस्ताव लाया जाता है कानून के मतलब बनाने की प्रक्रिया में, तो उसको बोलते हैं बिल। जब राष्ट्रपति इस पे अपने साइन कर देते हैं तो यही बन जाता है एक्ट या अधिनियम। ठीक है, तो ये हस्ताक्षर करते हैं कानून पर या बिल पर, तब वो बन जाता है एक्ट। ठीक है, उसके बाद संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है संसद का, यही बुलाते हैं। जॉइंट सेशन जो भी होगी वो कौन बुलाएंगे, राष्ट्रपति बुलाएंगे। फिर इसमें अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा के स्पीकर होते हैं। अब मान लो लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं है, तो जो वहाँ के लोग होते हैं लोकसभा के, उन्हीं में से किसी को भी ये अध्यक्ष बना देते हैं। और एक चीज़ और, जब भी कोई नई लोकसभा चुनी जाती है तो लोकसभा नई लोकसभा के पहले सत्र या पहली बैठक या पहला सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को संबोधित करते हैं। जैसे कोई भी हमारा, जैसे मान लो बजट सत्र होता है हर साल का, तो उसको पहले संबोधित कौन करता है, राष्ट्रपति। फिर उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव होता है जो लोकसभा से पारित होना आवश्यक होता है, वरना सरकार गिरने तक का खतरा रहता। तो ये हुआ। उसके बाद जो राज्यसभा है, राज्यसभा में 12 जो सदस्य हैं उनको नामित करते हैं कौन, राष्ट्रपति। वो सदस्य किस क्षेत्र के होते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र के 12 सदस्यों को नामित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, संसद में नहीं, केवल और केवल राज्यसभा में। दूसरा जो सदन है लोकसभा, इसके अंदर पहले 2 आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन जिनको बोलते हैं उनको राष्ट्रपति नामित करते थे, लेकिन जो जनवरी 2020 है उसके बाद से ये प्रावधान हट गया। ये किस संशोधन से हुआ है तो उसको याद रखेंगे, 104 संशोधन जो था 2020। 104वां संविधान संशोधन जो था उससे 2 काम किए। एक SC और ST का जो रिजर्वेशन है उसको 2030 तक 10 साल के लिए बढ़ा दिया, और एंग्लो इंडियन की जो सदस्यता थी वो बंद कर दी। ठीक है, ये इसकी विधायी शक्तियों में मेन शक्तियाँ हैं, इंपॉर्टेंट शक्तियाँ हैं। ठीक है, ये सब भी शक्तियाँ आप याद रखेंगे। एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर या सांविधिक अध्यक्ष। जैसे कोई नई लोकसभा चुनी गई
तो नई लोकसभा में स्पीकर तो तुरंत नहीं चुन लिया जाता। तो पहली बैठक जब लोकसभा की होती है तो उसके सारे मेंबर्स में से जो सबसे एजड मेंबर नॉर्मली होता है, उम्रदार, उस आदमी को प्रोटेम स्पीकर बना देता है कौन? राष्ट्रपति। फिर वही सबकी सदस्यता, सबको शपथ दिलाने का काम करता है, और जैसे ही ये कार्यवाही पूरी हो जाती है प्रोटेम स्पीकर की पोस्ट अपने आप खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति में मैंने अभी अभी बताया कि धन विधेयक राष्ट्रपति से पूछ कर ही लाया जा सकता है। ठीक है, कई विधेयक ऐसे होते हैं, जैसे धन विधेयक है पहली चीज। एक दूसरा विधेयक होता है जैसे किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, जैसे अभी जम्मू कश्मीर का विभाजन करना था 2 यूटीज में, तो कोई भी ऐसा बिल जिसमें राज्यों की सीमा बदलनी हो, नया राज्य बनाना हो, ऐसा कुछ भी करना हो, तो वो भी बिल कैसा होता है? राष्ट्रपति से पूछ कर ही लाया जाता है। तो धन विधेयक इनसे पूछ कर लाया जाएगा। दूसरा, जो भी संचित निधि है, भारत की जो संचित निधि है, इसमें से जो भी धन निकालने के लिए अनुदान होता है, अनुदान की मांग, ये राष्ट्रपति से पूछ कर ही की जाती है। उसके बाद जो आकस्मिक निधि होती है, जैसे हमारा 266 जो आर्टिकल है, इसमें 266 एक बोलता है इसके लिए, संचित निधि के लिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए, जिसमें बहुत सारे लोगों की सैलरी वगैरह, सुप्रीम कोर्ट जैसे, उन सब की सैलरी वगैरह किससे मिलती है? संचित निधि से। एक होता है 266(2), इसको बोलते हैं कंटिजेंसी फंड, आकस्मिक निधि। मतलब मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जो अचानक पैसा चाहिए सरकार को, तो वो कहाँ से मिलती है? राष्ट्रपति से। ठीक है, कंटिजेंसी फंड या आकस्मिक निधि। ठीक, ये इसकी वित्तीय शक्तियां हैं, ये याद रखेंगे। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां भी पूछी जाती हैं। फिर हम देखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति में हम देखते हैं एक अनुच्छेद 352। ये वो अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को शक्ति देता है पूरे देश में आपातकाल लगाने के लिए, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संबंधित शक्तियां। ठीक है, राष्ट्रपति के पास इसकी शक्ति है, लेकिन इसमें कई बदलाव हो चुके हैं कि उनको सिफारिश जाएगी, लिखित सिफारिश जाएगी मंत्रिपरिषद की, तभी कर सकते हैं वो सब, वो हम देखेंगे आपातकाल वाले चैप्टर में। दूसरी आपातकालीन शक्ति है 356 के तहत, जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल। इसके लिए आपातकाल शब्द का इस्तेमाल नॉर्मली नहीं होता, या राष्ट्रपति शासन होता है या संवैधानिक आपातकाल होता है, याद रखेंगे। ये किसी राज्य में लगाया जाता है। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 360 जो बोला जाता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, ये 3 तरह के आपातकाल हैं जो राष्ट्रपति जारी करते हैं या लागू करते हैं। ठीक है, ये क्लियर। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति में पहली वही न्यायिक शक्ति क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, चीफ जस्टिस हो या हाई कोर्ट के जजेस हो, इन सब की जो नियुक्ति होती है ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? इन्हीं को देते हैं। फिर उसके बाद जैसे मंत्रियों की जो होती है, इसको सिफारिश भेजी जाती है किसके द्वारा? जो कॉलेजियम होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसी के द्वारा सिफारिश भेजी जाती है। उसके बाद राष्ट्रपति क्या करते हैं? उनको अपॉइंट करते हैं। ठीक, न्यायिक शक्तियाँ ये हैं, इसी की से जुड़ी है। फिर उसमें सलाहकारी भी, मैंने अभी आपको एक 143 अनुच्छेद बताया, जिससे सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं कौन? राष्ट्रपति। ये नॉर्मल इनकी न्यायिक शक्तियाँ हैं। उसके बाद राष्ट्रपति जो हैं, इनके पास कूटनीतिक शक्तियां भी होती हैं। कूटनीतिक मतलब ऐसी जो स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं, जैसे
ब्रिटेन के राजा जो ब्रिटेन के जो राष्ट्रपति हो पीएम है, राजा सॉरी वहाँ राष्ट्रपति नहीं है, जो ब्रिटेन के पीएम है उनसे कुछ भी रिलेशन होंगे तो वो भारत के राष्ट्रपति के नाम पर ही, मतलब जो भी पत्र वगैरह जाएगा तो भारत के राष्ट्रपति के नाम पर ही जाता है। मतलब विदेशों से किसी भी देश से कोई भी संबंध अगर भारत बनाएगा तो उसके लिए भारत के राष्ट्रपति के नाम का ही जो वो होता है जिसको गैजेट बोलते हैं वो जाता है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति वही सब कि जो उसकी सज़ा है, जैसे सज़ा को कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, माफ़ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। ये मौत की सज़ा को भी और सैन्य सज़ा को भी, जो सैन्य मार्शल कोर्ट ने दी हो वो, जो मौत के लिए मिली हो सज़ा, वो सारी की सारी सज़ा अगर कोई व्यक्ति माफ़ कर सकता है तो वो राष्ट्रपति। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने जाके उससे सुनवाई बोलो, जिसको ओरल बोला जाता है कि हाँ मेरे को अभी बताइए कैसे सज़ा माफ़ कराएंगे, वो सब आप नहीं कर सकते। ठीक है। वो उसकी इच्छा पर है, चाहे तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। ठीक है। क्षमादान शक्ति इम्पॉर्टेंट है। ठीक। तो ये सारी शक्तियाँ हमने देखी जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ नॉर्मली मानी जाती है। ठीक है। अब जो हम आगे देख रहे हैं वो है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है। वीटो पावर क्या होती है? कई ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो आपके पास नॉर्मली नहीं दी जाती। जैसे विवेकाधीन शक्ति आपकी ही होती है। आप जैसे राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्ति है तो राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है। ये सब है। तो वीटो शक्ति क्या होती है? जैसे संसद का कोई बिल है जो आर्टिकल 101 के तहत 111 के तहत क्या हुआ, राष्ट्रपति के पास पहुंचा। तो राष्ट्रपति के पास तीन चीज़ें होती है। यदि वो विधेयक जो है, बिल जो है राष्ट्रपति के पास पहुंचा तो या तो वो उसको स्वीकृति दे सकते हैं, स्वीकृति दे सकते हैं, या सुरक्षित रख सकते हैं स्वीकृति, मतलब अपने पास रख दिया बिल, या उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ठीक है। जब ये परिस्थिति आती है, इसमें दो चीज़ें हैं। जैसे जो धन विधेयक है उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, वो हम आगे भी देखेंगे। ठीक है। और एक और विधेयक है जो संविधान संशोधन विधेयक है, जिस पे राष्ट्रपति के पास कोई वीटो नहीं है। मतलब संविधान संशोधन का कोई भी अगर बिल या विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देना अनिवार्य है। ये किस संविधान संशोधन से हुआ? तो 24वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1971, उसके द्वारा ये कह दिया गया कि कोई भी संविधान संशोधन का विधेयक यदि राष्ट्रपति के पास जाए तो वो उस पर स्वीकृति देंगे ही देंगे। ठीक है। तो पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं और स्वीकृति दे सकते हैं। ये इनके पास थोड़ी वीटो पावर नॉर्मली मानी जाती है। जो सुरक्षित रख लेते हैं उसको पॉकेट वीटो बोलते हैं, जो पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं उसको निलंबनकारी वीटो बोलते हैं, और जो स्वीकृति के लिए उसमें नॉर्मली दे दी इसको सामान्य वीटो में रखा जाता है। अब मान लीजिए राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया विधेयक जिस भी सदन का था, और दोनों सदनों से पास होकर दोबारा से वैसा ही या उसमें कुछ संशोधन करके विधेयक दोबारा भेज दिया गया राष्ट्रपति के पास, तो इस सिचुएशन में राष्ट्रपति को विधेयक पे स्वीकृति देना कंपलसरी है। मतलब दोबारा यदि सदन भेजे विधेयक तब स्वीकृति देना अनिवार्य। मतलब राष्ट्रपति अब ये नहीं कह सकता कि पुनर्विचार, ये भी किस संविधान संशोधन से कर दिया गया था? तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, इसके द्वारा क्या कह दिया गया कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास जाए तो वो पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकता, उसको मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहा गया। लेकिन बाद में जो जनता दल की सरकार बनी, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार में दोनों काम हुए थे, जनता दल की जब सरकार बनी तो 1978 में 44th संवैधानिक संशोधन से कह दिया गया कि एक बार वो क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए कह सकता है, और दोबारा अगर हम उसको भेज दें तब उसको ये मानना पड़ेगा। ठीक है। ये क्लियर हुआ। वीटो पावर इंपॉर्टेंट है,
यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कि वो कितनी बार वापस कर सकता है, कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। ये जो अभी मैंने बताया ये केंद्र वाले में था। अगर किसी राज्य का कोई मुद्दा है, मान लो राज्य का कोई विधेयक और राष्ट्रपति के लिए गया, तो वो उसको कितनी ही बार वापस भेज सकता है, कोई पाबंदी नहीं। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति की कैसी है, मैंने अभी बताया। अध्यादेश किस अनुच्छेद से लाया जाता है, 123 के अनुच्छेद से लाया जाता है। अध्यादेश केवल तभी लाया जा सकता है जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, संसद का एक सदन या दोनों ही सदन ना चल रहे हो, संसद का एक या दोनों सदन ना चल रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि संसद का सत्र भी चल रहा है और अध्यादेश भी आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। या तो एक या दोनों ही सदन जब नहीं चल रहे होंगे तब राष्ट्रपति क्या होता है, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और ये उन्हीं मुद्दों पर जारी कर सकते हैं जैसे मुद्दों पर कानून बनाती है संसद। ठीक है, मतलब ये ऐसे कोई भी काम नहीं कर सकते जो संविधान के विरुद्ध हो। ठीक है, अध्यादेश किन मुद्दों पर नहीं लाया जा सकता, जैसे देश में आपातकाल लगाना हो, नेशनल इमरजेंसी लगानी हो तो अध्यादेश नहीं आएगा। दूसरा, संविधान में संशोधन करना हो तो भी अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। ठीक है, मतलब आप अध्यादेश लाकर संविधान संशोधन नहीं कर सकते, पहली चीज। आप अध्यादेश लाकर पूरे देश में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते, दूसरी चीज। ठीक है, फिर कोई भी अध्यादेश जब आता है तो उसको संसद में जब भी उसकी बैठक हो तो पहली बैठक के 6 हफ्ते के भीतर उसको अनुमोदन चाहिए। मतलब संसद को जो भी अनुमोदन 6 हफ्ते के बीच में अध्यादेश को दे देना चाहिए। और अगर अध्यादेश मिल गया तो इसकी अवधि 6 माह की होती है। मतलब नॉर्मली अगर आपसे क्वेश्चन बने किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितने समय की होती है, 6 माह की। और अगर अनुमोदन नहीं मिला तो ये 6 वीक की या 6 हफ्ते की ही होती है। ठीक है, ये आप याद रखें और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिन पर ये नहीं लाया जा सकता। और एक चीज़ और कि अध्यादेश पिछली तारीख से लागू किया जा सकता है। ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिवली जिसको बोला जाता है, जैसे कई अध्यादेश आए जो कई साल पुराने समय से लगे। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक, अध्यादेश की स्थिति हमने देख ली। अब हम देखते हैं कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो घटी या राष्ट्रपति के ऊपर जो डिबेट होती है कि ये रबर स्टैंप है या पावरफुल पोस्ट है, क्या है। देखो, मैंने अभी आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया है कि 1969 में एक सिचुएशन थी जिसमें पहली बार हुआ था कि कोई सरकार के पक्ष वाला राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हारा। इसके मामले में नीलाम संजीव रेड्डी फेमस हैं। नीलाम संजीव रेड्डी, इनके नाम 2 रिकॉर्ड हैं। ये पहले ऐसे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे जो सरकार की तरफ से आए थे, मतलब इन पर सरकार का समर्थन था, ये सरकार के उम्मीदवार थे। और सरकार का वो उम्मीदवार जो पहली बार हारा उनका नाम नीलाम संजीव रेड्डी। फिर यही व्यक्ति आगे चलकर निर्विवाद रूप से चुने जाएंगे, निर्विवाद रूप से चुने गए राष्ट्रपति, वो भी कौन है, नीलाम संजीव रेड्डी। पहले हारे सरकार की तरफ से होते हुए फिर बिना किसी विवाद के जीते। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए या निर्विवादित रूप से चुने गए, उनका नाम है नीलाम संजीव रेड्डी। अब हम देखते हैं ये रबर स्टैंप है या नहीं। देखो, राष्ट्रपति का जो पद है, कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनमें राष्ट्रपति बहुत सुप्रीम हो जाता है और कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनमें राष्ट्रपति नाम मात्र के पावरफुल रहते हैं। जैसे सरकार का प्रमुख हम नॉर्मली मानते हैं किसको, प्रधानमंत्री को, और देश का प्रमुख या राष्ट्र का प्रमुख हम मानते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति देश के पहले नागरिक बोले जाते हैं। अब राष्ट्रपति कई ऐसे चीज़ें होती है जिनमें राष्ट्रपति को पावरफुल बनाने की ताकत होती है। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका व्यक्तित्व ही इतना बड़ा हो, जिसको जनता बहुत प्रेम करती हो,
ऐसा कोई आदमी अगर राष्ट्रपति बनता है तो वो नॉर्मली सरकार के डिसीजंस पे बहुत अच्छे से बात करता है। जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम थे, उससे पहले अगर हम देखें तो हमारे राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे, उनके बीच में और नेहरू के बीच में विवाद होता रहता था, क्योंकि दोनों ही बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, दोनों का बहुत कद ऊंचा था राजनीति में, और दोनों की ही बारे में जनता को बहुत अच्छे से पता था। तो ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो राष्ट्रपति पावरफुल हो सकते हैं। रबर स्टैम्प सामान्यतः राष्ट्रपति नहीं होते। कुछ ऐसे राष्ट्रपति भी बीच में हुए, जैसे ज्ञानी जैल सिंह, इंदिरा गांधी के एकदम देशभक्त माने जाते, भक्त टाइप के माने जाते थे। उसके बाद भी जैसे अभी हमारे जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, वो भी एकदम साधारण व्यक्तित्व वाले इंसान थे, उनका भी कद उतना बड़ा नहीं था। तो कई ऐसे राष्ट्रपति हुए, जैसे इससे पहले हमारी पहली राष्ट्रपति जो फीमेल बनी, जिनका नाम क्या था, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उनका भी बहुत ज़्यादा कांग्रेस और उनके साथ मतलब ज़्यादा विवाद नहीं हुआ, क्योंकि ये सभी ऐसी राष्ट्रपति थे जो बहुत आसानी से बातें मान लिया करते थे, लेकिन जिनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो, जिनके पास नॉलेज अच्छी हो। पहली बात तो नॉलेज भी होनी चाहिए ना, कि आप कौन से बिल पर क्या बात करना चाहते हैं, आपके पास ज्ञान भी बहुत अच्छा होना चाहिए उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ। तो राष्ट्रपति को रबर स्टैम्प होने से वो चीज़ें बचा लेती हैं। क्या क्या बचा लेती हैं? उनका व्यक्तित्व बड़ा होना चाहिए, उम्रदार, या किसी एक फील्ड में बहुत माहिर क्षेत्र में काम किया हो उन्होंने, जनता उनको बहुत अच्छे से जानती हो, या जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार हो। बहुत अच्छी सिचुएशन राष्ट्रपति के लिए होती है कि गठबंधन की सरकार अगर बनी तो उसमें विवाद होता रहता है, और राष्ट्रपति को जो हटाना है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है, वो आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर नहीं चलाई गई। तो क्यों नहीं चलाई गई? उसके पीछे भी कारण है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए गठबंधन की सरकार पे उतना बहुमत नहीं होता, इसीलिए वो राष्ट्रपति पर महाभियोग चला ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और जिस पे बहुमत होता है जनरली राष्ट्रपति, उसके सामने वो ऐसे काम करते ही नहीं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की परिस्थिति आए। ठीक है, इस बीच में हमने पूरा ये चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिया है। आप अपना सहयोग दें, और कैसी क्लास आपको लग रही है वो ज़रूर बताएं। ठीक है, नमस्कार।